हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज आपकी 10वीं की परीक्षा थी। आशा है आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी हुई होगी, और अच्छी हुई भी क्यों ना हो, हमने प्रैक्टिस जो की थी। तो चलिए अब हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं, हमारे कितने प्रश्न ठीक हैं, किन किन प्रश्नों का हमने सही जवाब दिया है। तो पहला प्रश्न है, निकट आए हुए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास, शब्द, संधि या कारक? तो इसका सही जवाब है संधि, क्योंकि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो परस्पर वर्ण मिलते हैं और उनमें विकार होता है, जैसे विद्या जमा में आलय, तो क्या बना? विद्यालय। प्रश्न संख्या 2, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा सही उत्तर है ख भाग। प्रश्न संख्या 3, इनमें से स्वर संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और निपात। तो बच्चों ध्यान दो, हमसे पूछा गया है संधि का भेद नहीं, बल्कि स्वर संधि का। संधि के भेद तो 3 थे, कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो यहाँ पर सही जवाब है क विकल्प। प्रश्न संख्या 4, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग, विशेषण, प्रत्यय या क्रिया? तो मैंने क्या बताया था आपको कल भी, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो सही जवाब है क विकल्प, उपसर्ग। प्रश्न संख्या 5, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। आगे यहाँ पर आपको सही और गलत के बारे में बताना था कि कथन सही है या गलत है। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक, रमेश शब्द में स्वर संधि है, तो ये इसका जवाब सही है कि इसमें रमा जमा में ईश क्या बना? रमेश। स्वागत शब्द में उपसर्ग है, यदि हम इसको शब्द को अलग करते हैं सु जमा में आगत, तो बनता है हमारा स्वागत। तो सु क्या है? एक उपसर्ग है, तो इसका कथन, ये कथन भी सही है। लिखना शब्द में कृत प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखना क्या है? एक धातु है और धातु से बनते हैं हमारे कृत प्रत्यय। तो लिख जमा में ना, तो बना ना प्रत्यय है, तो ये सही है। लिखना शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वक्ता के कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। हाँ, सही है। वाच्य किसे कहते हैं? बोलने का ढंग। जब हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने वाच्य की परिभाषा बताते समय आपको यही बताया था, वाच्य का अर्थ है बोलने का ढंग। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक आपको 20 से 30 शब्दों में जवाब देना है। संधि की परिभाषा लिखकर उसके भेदों के नाम लिखिए। मैंने आपको जो सैंपल पेपर दिया था उसमें मैंने अथवा में डाला था, संधि की परिभाषा लिखकर उसके भेदों के नाम लिखिए, और वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो दोनों ही यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं। तो संधि की परिभाषा, दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 11 है, उपसर्ग किसे कहते हैं? अगर आपको पता हो कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हमारे क्वेश्चन पेपर में ही था कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हमारे एक प्रश्न पत्र में हमारा एक उत्तर छिपा हुआ था। आगे है, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में वृद्धि या विस्तार करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप वाच्य को परिभाषित करेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया के द्वारा जो किए गए कार्य हैं या कही गई जो बात का विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के 3 भेद हैं, यहाँ पर भेद बताने हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और भाववाच्य जहाँ न तो कर्ता हो न कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया का भाव जहाँ पर मुख्य हो वहाँ पर
भाववाच्य होगा। तो जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये जो हैं भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब इनमें से एक एक का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे आप कर्तृवाच्य का उदाहरण लोगे तो राम रोटी खाता है, और यदि कर्मवाच्य का उदाहरण लोगे तो राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हो। और भाववाच्य में अब चला नहीं जाता। तो समझ आया बच्चों कि वाच्य की परिभाषा लिखेंगे, वाच्य के भेद लिखेंगे और भेदों के बारे में बताएंगे कि कौन सा किस प्रकार का भेद है। तो पूरे 5 अंक के अनुसार आपको ये प्रश्न लिखना है।